हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे। क्लास आपकी डेली आपको 8:30 बजे से यहाँ पर क्लास होती है, तो 8:30 बजे से क्लास ले सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो विसर्ग संधि होती है, विसर्ग संधि में ओ की मात्रा को हटाएंगे तो आपका विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ओ की मात्रा हटाएंगे तो विसर्ग लग के आपका प्लस बनेगा और बनेगा मनः धन रथ बनेगा। तो जिसका जवाब फर्स्ट आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, मनः धन रथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, विद्यार्थी का यहां पर बताना है। विद्यार्थी को यहां पर कह सकते हैं किस प्रकार की संधि है? विद्यार्थी अर्थात विद्या धन अर्थी क्या बनता है? इसका विद्या धन अर्थी बनता है, अर्थात यहाँ पर बड़ा आ और आपका छोटा होता है। और ये चीज आपको कहाँ पे मिलता है? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है विद्यार्थी, याद रहेगा ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे दिग्भ्रम का उदाहरण है। दिग्भ्रम, याद रखिए दिग्भ्रम। और दिग्भ्रम मतलब कह सकते हैं अगर इसे हम लोग संधि में तोड़ेंगे तो ये आपका दिक धन भ्रम हो जाएगा, अर्थात गा का परिवर्तन आपके जो व्यंजन संधि होती है गा में हो जाता है, तो ये बनेगा आपका यहाँ पर दिक धन भ्रम। ठीक है, दिक धन भ्रम बनेगा, जो कि आपका ये व्यंजन संधि है। तो जिसका जवाब यहाँ पर बी आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? हमने आपको बताया है कारक पढ़ लीजिए। आपके कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं, बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बिल्ली छत में है और छत से जब कूदेगी तो अलग हो जाएगी, मतलब छत से अलग होगी ना, उससे दूरियां बनेगी, अर्थात यहां पर आपका जो हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन राइट आपका यहां पर हो जाएगा सी नंबर, अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहां पर से शब्द आपका जुड़ा है। से शब्द जो इंगित कर रहा है वो आपका से अलग होना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। बताइए भाई, युद्ध में स्थिर रहने वाला हमने कई बार आपको बताया है, और यहां पर युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, युधिष्ठिर होता है। ठीक है, युधिष्ठिर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है, शैव कहते हैं। शैव, आपने शैव धर्म पढ़ा है ना? शैव धर्म पढ़ा है, चाहे आप जीके में पढ़े हो लेकिन पढ़ा है आपने। तो शैव धर्म जो कि सबसे पुराना या कह सकते हैं सनातन धर्म बोलते हैं। यहां पर आपका जो जवाब हो जाएगा कौन सा? तो 6 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। जो शिव की उपासना करते हैं उन्हें हम लोग शैव धर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए और अगर पूछे कि सबसे पुराना धर्म कौन है तो आपका सनातन धर्म होता है, याद रखिएगा सनातन धर्म। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, श्याम धीरे धीरे चलता है। श्याम धीरे धीरे चलता है, यहां पर बताना है कि धीरे धीरे जो शब्द है ये क्या है। हमने कई बार आपको बताया है धीरे धीरे, तो देखो धीरे धीरे जो आपका है वो आपकी क्या है यहाँ पर? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीरे धीरे शब्द जो आपका है क्रिया विशेषण। और कोई भी शब्द जो दुरुक्ति वाले वर्ड होते हैं, जैसे आपने धीरे लिखा, धीरे और ऐसे लगा देते हैं, तो ऐसे वाले वर्ड होते हैं वो आपकी क्रिया विशेषण में ही आते हैं, याद रखिएगा, जैसे खाते खाते, चलते चलते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करें। यहां पर शुद्ध शब्द पूछा है अनुषंगिक, और अनुषंगिक होता है या आनुषंगिक होता है? बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, और काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, और जवाब यहां पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहां पर फर्स्ट हो जाएगा, देखिए जवाब जिसका फर्स्ट आ रहा है उसी का सही होगा। याद रखिएगा जो आपका ये सा होता है उसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये वाला जो सा होता है उसी का प्रयोग करते हैं, और आनुषंगिक अर्थात बड़ा की मात्रा होती है, जी को आपका फर्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द आपका कौन सा है? यहां पर दिया है अंत्याक्षरी। हम क्या बोलते हैं? अंताक्षरी नहीं बोलते हैं, अंत्याक्षरी बोलते हैं, अर्थात यह शब्द निकल के आ रहा होगा। तो यहां पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। कौन सा? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जिसका बी आ रहा है बिल्कुल सही है, अंत्याक्षरी इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द आपका कौन सा है? यहां पर सुषमा की बात करें तो सुषमा किस प्रकार से लिखते हैं? बिल्कुल इजी होता है, अगर आप डेली का डेली रिवीजन करते रहते हैं, टेस्ट लगाते रहते हैं, तो हिंदी आपको उठाकर देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कभी कभी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती हैं,
लेकिन एग्जाम के पहले अगर आप तैयारी पूरी कर लेंगे तो एग्जाम के समय आप हिंदी के साथ साथ जीके की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुषमा, जो सुषमा लिखा जाता है वो आपका जो जवाब है सबका सही है, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए गए कुछ आपके यहाँ पर शब्द हैं जिसमें से आपको बताना है प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय, और प्रत्यय जो होते हैं वो आपके शब्द के बाद में होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका घुमक्कड़, घुमक्कड़ दिया ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका घूमना, और इसके बाद अक्कड़, अर्थात यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अक्कड़ शब्द जो है ये आपका यहाँ पर प्रयोग हुआ है प्रत्यय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों में से चुनिए। यहाँ पर डिबिया दिया है, और अगर आपने पेपर दिया हो लोअर पीसीएस का तो ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ये मत समझिए कि कोई प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, सभी प्रश्न हमने वही लिया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो डिबिया, डिबिया, इया शब्द आपको निकल रहा है ना, डिबिया, तो डिब्बा होता है वैसे डिबिया, इया शब्द आपका निकल रहा है जो कि ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, इया यहाँ पर आपका प्रत्यय है। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों में सुनिए। भिक्षुक दिया है, भिक्षुक, भिक्षुक में बताना है किस प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, भिक्षुक, उक आपका हुआ ना, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उक प्रत्यय आपका जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची पूछा गया है, और याद रखिए बादल के पर्यायवाची में यहां पर आपका जवाब, यहां पर चलिए यहां पर जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहां पर बादल पूछा है और द शब्द यहां पर है और द शब्द यहां पर है, याद रखिएगा जिसमें जल से संबंधित होता है तो लगभग जल मिल जाता है, लिखमें जिसमें द संबंधित होता है वो आपकी किसमें, दा में ही मिलेगा। तो बादल है और यहां भी दा है, तो जवाब यहां पर आपका डी हो जाएगा। याद रखिए बादल का पर्यायवाची आपका नीरद होता है, नीरद, नीरज नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे आहा आप आ गए। वाक्य में आह शब्द जो आपका है ये क्या है, ये शब्द क्या है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम मान लो 1 मिनट के लिए कि इस शब्द को ना लगाएं तो क्या हम इसका जवाब बता नहीं सकते। आप आ गए मतलब सही है ना, लेकिन इसका शब्द लगाने से थोड़ा सा संबोधन टाइप या कह सकते हैं कि थोड़ा सा उत्साहित यूज हो जाता है। तो जो आ शब्द प्रयोग हुआ है ये आपका क्या है, ये एक अव्यय है। ठीक है, जब कोई अनुवाद पूरा हो लेकिन उसको और सुंदर बनाना चाहे तो उसमें कुछ वर्ड यूज कर देते हैं तो वो आपका अव्यय कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ वर्ड आपके ऐसे होते हैं जिनको हम लोग निपात बोलते हैं, जो पूरे पूरे वर्ड को शुद्ध बना देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है, 16 नंबर। पुल्लिंग शब्द में देखो नदी, नदी तो स्त्रीलिंग है, इलायची ये भी स्त्रीलिंग है, प्यास, प्यास लगी है आपको, जी हाँ लगी है अर्थात ये भी स्त्री है। लेकिन पानी दे दो, पानी शब्द जो आपका है याद रखिए सी नंबर, पानी शब्द जो होता है हमेशा आपकी किसमें, पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होता है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या बोलेंगे। जिसका जन्म पहले हुआ हो इसका मतलब है कि वो बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो अग्रज कहलाएगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अग्रज कहलाता है। ठीक है, अग्रज कहलाता है, और जो छोटा होता है उसको हम लोग अनुज बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप बताइए। यहां पर दिया है पुरस्कार। देखो काफी बच्चे बोलते हैं पुरस्कार, काफी लोग बोलते हैं पुरस्कार, तो जो बच्चे शुद्ध बोलते हैं पुरस्कार वही बच्चे बिल्कुल सही होंगे। यहां पर जिसका जवाब आ रहा है कौन सा, बी नंबर, वो सही हो जाएगा, पुरस्कार इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट, अब इसे यहां पर सजावट में आप देख सकते हैं कि जो आपका निकलेगा आवट निकलना होगा, सजावट, सजावट। जब 3 बार बोलोगे तो लास्ट वो वर्ण आपको बिल्कुल साफ समझ में आएगा कि नहीं इसमें प्रत्यय कौन है, सजावट, आवट, आवट शब्द निकल रहा है ना, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा 3rd नंबर, आवट आपका यहाँ पर जो आपका प्रत्यय है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा। अब देखो लड़का अगर पेड़ से गिर रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना, और जब अलग होता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे,
तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर, यहाँ पर अपादान का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अपादान का प्रयोग करेंगे। जब कोई चीज अलग की बात करे और जब भी अलग की बात करे तो हमेशा वहां पर क्या होता है, अपादान होता है। वो कोई भी वस्तु हो, चाहे बिल्ली कूदे या कोई भी हो, जब अलग की बात करे तो हमेशा यही होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका अपादान हो गया। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, पुनर्जन्म का संधिविच्छेद, पुनर्जन्म का संधिविच्छेद बताना है। और पुनः जन्म में यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं, जो आपका कौन सा है, र शब्द जो उड़ा है, ये र शब्द जब भी ऐसे वर्ड मिले और आपको लगे कि ये स्वर तो नहीं हो सकता है, इस र का हम लोग विसर्ग बना देते। एक रूल होता है कि इस विसर्ग को हटा दीजिए, ये र को हटा दीजिए, विसर्ग लगा दीजिए। तो यहाँ पर विसर्ग लगाएंगे तो आपका बनेगा पुनः धन जन्म बनेगा। ठीक है, जैसे हमने बताया था मनोहर, है ना, मनोहर, तो ओ को हटाया था और विसर्ग लगा दिया, ये भी एक रूल होता है। और जो रा होता है इसको हटा दीजिए और इसका विसर्ग लगा दीजिए, ये भी एक रूल होता है विसर्ग में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इत्यादि शब्द में कौन सी यहाँ पर आपकी संधि है। तो इसे अगर तोड़ेंगे बनेगा इत्यादि अति धन यादि। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर आधा शब्द जुड़ा है और जब भी आधा शब्द जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यण संधि। यहाँ पर देखो आधा अक्षर यहाँ पर है ना, यण में जो आपका अड़ा है ये आपका आधा है और यहाँ पर भी है। एक संधि हमने आपको बताया था कि यण संधि में जो आपकी या, रा, वा हो और इनमें से अगर आधा वर्ड लगा हो वह हमेशा यण संधि में होगी। ये आपकी ट्रिक या कह सकते हैं एक पहचान होती है। ठीक है, इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि नाक रगड़ना का अर्थ क्या है। नाक रगड़ना, काफी बच्चे पढ़ते पढ़ते नाक रगड़ते थे, मतलब होता है बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी जिंदगी में वो पढ़ाई काम नहीं देती, हमेशा काम देती। पढ़ाई ऐसी चीज है जो आपको हमेशा सक्सेस बनाएगी। ठीक है, माना कि सरकारी जॉब नहीं मिल सकती है, काफी बच्चे होते हैं जिनको नहीं मिलती है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं किए या पढ़ाई अच्छे से नहीं किए। काफी लोगों की किस्मत होती है और उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है, लेकिन हौसला आपको कम नहीं करना है जब तक पढ़ाई करते हो, क्योंकि ये पढ़ाई आपकी आगे कहीं ना कहीं काम आएगी। ना आपको आएगी तो आपके बच्चों में काम आएगी। आप अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये धन है, कौन, विद्या धन, इसे कोई बांट नहीं सकता और इसे बांटने से मिलता ही है। तो यहाँ पर आपका नाक रगड़ना, नाक रगड़ना मतलब हो जाएगा कि दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि उन्मूलन का विलोम बताइए। उन्मूलन हमने आपको कई बार बताया है। उन्मूलन मतलब क्या होता है कि उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना। जैसे पेड़ होते हैं ना, उखाड़ना, तो उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ना और उसका क्या हो जाएगा, लगाना, लगना मतलब रोपण हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कालिंदी। आपने देखा होगा कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां ये प्रश्न ना पूछा गया हो। तो कालिंदी होता है किसका, ये होता है आपकी यमुना का पर्यायवाची। किसका होता है, यमुना का पर्यायवाची होता है कालिंदी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। कार्य के आरंभ में यहां पर विघ्न पड़ना, कोई कार्य करने जा रहे हो और अचानक से विघ्न पड़ जाए, इसका मतलब बोलते क्या है, आप तुरंत बोलते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ठीक है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। जैसे होता है ना, सिर मुड़ा लिया और इसके बाद क्या हुआ, बारिश होने लगे, ओले पड़ने लगे, तो आपके सर में ज्यादा चोट लगेगी ना। यही समझ लीजिए कि जब तुरंत विघ्न पड़ना मतलब होता है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। और किस कवि को कवियों का कवि कहते हैं, तो जवाब यहाँ सभी का आना चाहिए और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और जैसे धर्मवीर भारती है, अंधा घोड़ा, सातवां, ऐसे आपने सुना है, इनकी काफी रचनाएं हैं। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है हिंदी का पहला पत्र बताइए। चलिए, हिंदी का पहला पत्र, और यहाँ पर पहला पत्र होता है कौन सा, जवाब बिल्कुल सही होना और जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा उतंत मार्तंड। ठीक है, ये जो आपका है हिंदी का पहला पत्र है, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। कोलकाता में प्रकाशित होता था स्टार्टिंग में। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि किसका निबंध है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि चिंतामणि है क्या, ये एक निबंध संग्रह है। ठीक है, निबंध संग्रह है और किसका है, तो ये है आपके ऑप्शन बी, आपके रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो अगर मान लीजिए जैसे लड़का है, लड़की है, ये क्या है, ये संज्ञाएं तो होती है ना।
तो हम लोग किसको बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग संज्ञा ही बोलेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो संज्ञा के आधार पर ही हम लिंग निर्धारण कर सकते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक हमने बताया था कि कारक आपके पूछे जाते हैं और लगभग प्रैक्टिस सेट में मिलता है। जो आपका पूछा जाता है उसको आपको छोड़ना नहीं है और नया प्रश्न आपको जरूर रट लेना है। तो यहाँ पर कारक होते हैं आपके 8 प्रकार के। कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से चतुर्थी पंचमी होता है, पढ़े होंगे आपने। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा का उच्चारण स्थान, तो देखिए यहाँ पर घा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब बताना है। घा का उच्चारण अर्थात जैसे आपका का वर्ग होता है, खा वर्ग होता है, तो इसमें जो वायु होती है वो आपके कंठ से होकर निकलती है, इसे हम लोग कंठ वर्ण बोलते हैं, ठीक है, कंठ वर्ण में। और मूर्धा वाला होता है जो आपका टा वर्ग होता है, इसे मूर्धा वर्ग बोलते हैं, जिसमें से बोलने पर जो आपकी सांस होती है वो अंदर ही अंदर रह जाती है ना। और तालु की बात करें, तालु जब आपकी जीभ आपकी तालु की स्पर्श करती है वो आपका चा वर्ग होता है। दंत वर्ग की बात करें तो जब आप पा फा बोलते ता था बोलते हैं, ता था ता, तो इसमें जो जीभ होती है वो दांत की स्पर्श करती है, ठीक है, ता वाले में, तो ये दंत होता है। सभी को पता होगा, नहीं पता है तो बेसिक जानकारी आप जरूर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया अस्पृश्यता, और यहाँ पर 14 में जवाब हो जाएगा कौन सा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर जो डी है ये आपका सही हो जाएगा, ये वाला सही होगा। काफ़ी बच्चे यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं, याद रखिए डी नंबर आपका होगा अस्पृश्यता। आपने संविधान में पढ़ा होगा कि आर्टिकल जो आपका 17 है वो अस्पृश्यता का सिद्धांत अर्थात कह सकते हैं छुआछूत जो है वो आपका कह सकते हैं कि एक मौलिक अधिकार में होता है, कोई एक दूसरे से छुआछूत का भेदभाव नहीं रखेगा। जो आपके भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है वहां पर ऐसा शब्द आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, कवि का स्त्रीलिंग। कवि का स्त्रीलिंग पूछा है आपसे, देखिए कवि का स्त्रीलिंग पूछा है, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवित्री होता है। और ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है शुद्ध वर्तनी में कि कवित्री किस प्रकार से लिखते हैं, तो ये इसी प्रकार से लिखा जाता है कवित्री। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, तरणी का पर्यायवाची शब्द। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका क्या, तरणी। एक होता है तरणी, यहाँ पर तरणी है, और तरणी होता है आपकी सूर्य का पर्यायवाची। याद रखिए नदी मत लगा दीजिएगा, ये तरणी है, ये आपके सूर्य का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, सूर्य। अगला प्रश्न दिया गया है, मीन का पर्यायवाची। मीन का पर्यायवाची, और यहाँ पर आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। मीन का पर्यायवाची आपका मछली या कह सकते हैं आपका मत्स्य होता है। क्या होता है, मत्स्य होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। जिसका जवाब यहाँ पर आ रहा है कौन सा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। विभावरी मत लगा दीजिए, वो रात्रि का होता है, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे यहाँ पर अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ आपको बताना है, और यहाँ पर भिन्न अर्थ कौन सा है, दिया है आत्मजा, भार्या, और इसके बाद दिया है आपका कौन सा, नंदिनी और कन्या। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा कौन सा सही है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है भार्या, तो भार्या जो होता है वो आपका पत्नी होता है, ठीक है। भार्या मतलब पत्नी होता है। आत्मजा, नंदिनी, कन्या ये पुत्री के होते हैं पर्याय। तो यहाँ पर देखो भार्या जो आपका है वो आप कह सकते हैं यहाँ पर अलग है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताइए। अनुपम का पर्यायवाची, और अनुपम का पर्यायवाची यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आपका अद्वितीय। अनुपम मतलब होता है अद्वितीय, बिल्कुल से अद्भुत। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कान का कच्चा होने का अर्थ। कान का कच्चा होना मतलब, कान का कच्चा होना मतलब क्या होता है भाई, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो सुनी बात पर विश्वास करना। सुनी बात पर विश्वास करना अर्थात कान का कच्चा होना होता है। समझ में आ गया। तो सुनी बात पर विश्वास, बहुत लोग होते हैं एक दूसरे की बात सुन लेंगे और इसके बाद हवा उड़ा देंगे, बल्कि वो बात गलत हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा आपसे आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे। चलिए जवाब दीजिए, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे। तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा आपके अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो से कोई ना ऐसा एग्जाम बाकी है जहाँ में इनसे प्रश्न ना पूछा जाए। अमीर खुसरो है ना, अमीर खुसरो तबला वादक, मतलब हर प्रकार से देखा जाए तो इनको ज्ञान था अमीर खुसरो को, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, खुसरो। अगला प्रश्न दिया गया है कि आपसे पेड़ से बंदर कूदा, यहाँ पर कौन सा कारक है। देखिए 3 प्रश्न आपको अपादान कारक से आपके आ चुके हैं। यहाँ पर आपका कूदा है अर्थात अलग हुआ है, पेड़ से अलग हुआ है, और अलग हुआ है अर्थात आपका क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा गया है और श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा, रति हो जाएगा। श्रृंगार रस को ही हम लोग सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है, ठीक है, रति को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। तद्भव शब्द आपसे पूछा है और तद्भव शब्द की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भ्रमर तो हो नहीं सकता, अग्नि भी नहीं होगा, मस्तक भी नहीं होगा। जो मछली है, मछली ये यहाँ पर आपका तद्भव है। और जैसे मीन हो गया या मत्स्य हो गया, ये यहाँ पर मत्स्य शब्द इसका आपका तत्सम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई, अभी जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था तो यही बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल। मतलब कि देखा जाए तो छंद से जो प्रश्न बनते हैं बिल्कुल सिंपल बनते हैं, बहुत कठिन नहीं बनते हैं। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो आखिर कितनी होती हैं, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, 16 मात्राएं होती हैं। याद रखिए चौपाई जो एक सम मात्रिक छंद है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार का, तो सम मतलब होता है कि 4 चरण होते हैं और चारों चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो 16 क्या हो गया, सम हो गया। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा आपसे तेरी बरछी ने खलन के पंक्ति में कौन सा यहाँ पर अलंकार होगा। देख लीजिए जो आपका अलंकार पूछा है और अलंकार में कुछ वर्ड आपको दिख रहे होंगे। तेरी बरछी ने मतलब यहाँ पर बरछी और फिर बरछी, यहाँ पर दोनों ही कह सकते हैं वर्ड सेम है लेकिन अर्थ आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा कौन सा, तो यमक अलंकार। दोनों ही देखो सेम है ना, और जब वर्ड आपके सेम होते हैं अर्थ अलग होते हैं तो उनको हम बोलते हैं यमक। जैसे कि एक बर्छी आपने नाम सुना होगा, एक हथियार होता है, क्या होता है, हथियार होता है। और एक बर्छी ने मतलब होता है योद्धा छीनना, वर मतलब योद्धा हो जाए तो बर्छी ने तो योद्धा छीनना, तो जिस प्रकार से कह सकते हैं आपका सी हो जाएगा यमक। अगला है सूर्योदय का संधि विच्छेद बताइए। सूर्योदय अर्थात यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, सूर्यधन उदय, क्या हो जाएगा, सूर्यधन उदय हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी से हो जाएगा, सूर्यधन उदय। और वैसे भी हमने आपको ट्रिक बताया था कि ओ की मात्रा जहाँ लगी होती है गुण संधि में होता है, ठीक है ना। हमने ट्रिक आपको बता दिया है लगभग सभी को, तो उन ट्रिक का यूज करेंगे तो 100% सफलता आपको मिलेगी। अगला है यथाशक्ति में समास बताइए। यथाशक्ति में आपका क्या हो जाएगा, तो शक्ति के अनुसार होता है, अर्थात यथा शब्द जो आपका है ये एक प्रकार का अव्यय है, क्या है, अव्यय है। और जिस किसी भी शब्द में अव्यय लग जाए या वही शब्द आपका प्रधान बन जाए, वही शब्द आपका होता है अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव की बात क्या है, तो यहाँ पर तद्भव शब्द आपका कौन हो जाएगा, जहां पर चांद की बिंदी मिल जाए, जहां पर चांद की बिंदी मिल जाए वहां पर आपका हमेशा क्या होता है, भ्रमर ही होता है। तो ये तद्भव अर्थात वहां पर तद्भव होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो भंवरा है, ठीक है, वो आपका इसका आप कह सकते हैं भ्रमर जो होता है तत्सम, भंवरा होता है तद्भव, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है मुद्री का तत्सम रूप बताइए। मुद्री का तत्सम आपका क्या बनेगा, तो मुद्री, याद रखिएगा मुद्री आपने नाम सुना है कभी, गांव में सुना होगा। मुद्री मतलब होता है मुद्रिका, इसका जो तत्सम बनेगा वो आपका मुद्रिका बनेगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, थर्ड नंबर मुद्रिका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। परमाल रासो कई बार आपकी एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर, ये जगनिक के द्वारा रचित है परमाल रासो। तो यहाँ पर याद रखिए परमाल रासो कौन थे, तो आपके कलिंजर नाम सुना है आपने, कलिंजर और महोबा का नाम सुना होगा। वहां के एक शासक थे परमाल, ठीक है, वहां के शासक थे आपके कौन थे, तो आपके परमाल शासक थे, उनके ही दरबारी कवि थे आपके कौन, जगनिक। तो जगनिक ने परमाल रासो की रचना किया है, जो कि ये परमाल रासो एक आदिकालीन वीर गाथा से संबंधित आपका एक रस काव्य है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है मृगावती किसकी रचना है। मृगावती किसकी रचना है, मृगावती जवाब देते रहिए सभी लोग, मृगावती किसकी रचना है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ये कुतबन की है, किसकी है, कुतबन की है। और यहाँ से 2-3 पॉइंट और बनते हैं कि मृगावती जो आपकी कह सकती हैं पत्नी थी किसकी, तो आपकी कौशांबी के एक नरेश थे, कौशांबी के एक नरेश थे आपके कौन, उदयन। तो उदयन की पत्नी थी आपकी मृगावती। एक पॉइंट और पूछ लेता है कि उदयन किसके समकालीन थे,
तो उदयन भगवान बुद्ध के समकालीन थे आपके उदयन। ठीक है, मृगावती से काफी अच्छे पॉइंट और बनते हैं। एक कहानी इनसे है कि मृगावती जब प्रेग्नेंट थी तो इन्होंने कहा था कि हमें रक्त में नहाना है। किसमें? रक्त में नहाना है। तो राजा ने आदेश दिया और लाल रंग के कह सकते हैं कि मतलब लाल रंग भर दिया था और उसी में ये डुबा दिया गया। ये नहा लिए और जैसे ये बाहर निकलती हैं तो एक कह सकते हैं बड़ा सा पक्षी कह सकते हैं चील आता है, उठा लिया जाता है उन्हें रक्त समझकर। और काफी बड़ी इनकी कह सकते हैं कि हिस्ट्री है, मतलब कह सकते हैं कहानी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ बताइए। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ बताना है, अर्थात आगे जाओगे तो भी दिक्कत है, पीछे जाते हैं तो भी दिक्कत है, अर्थात दोनों ओर ही मुसीबत होना। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? कई बार हमने आपको यह प्रश्न बताया है। तो जवाब यहां पर आपके जिसके आ रहे हैं यहां पर डी नंबर, उसी का जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अवधी भाषा। ठीक है, किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। यहां से एक पॉइंट और बनता है कि रामचरितमानस को हम लोग तुलसी रामायण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? तुलसी रामायण भी इसे कहते हैं और तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। हिंदुओं का ये क्या है? एक पवित्र ग्रंथ भी है। 2 पॉइंट और भी पूछे जाते हैं। कौन से? कि सबसे बड़ा कांड कौन है? आपने नाम सुना है कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं, इनमें से सबसे छोटा और सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो सबसे छोटा कांड की बात करें तो किष्किंधा कांड होता है और सबसे बड़ा कांड की बात करें तो बाल कांड होता है। ये दोनों ही पॉइंट आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए। उत्कर्ष शब्द का विलोम आपको बताना है और उत्कर्ष का विलोम आपका बनता है अपकर्ष। क्या बनता है साथियों? अपकर्ष बनता है। वहीं पर पतन की बात करें तो पतन का विलोम आपका उत्थान बनता है। ठीक है, और इसमें आप हटा दीजिए तो इसका आंसर बन जाएगा। वहीं पर विकर्ष, विकर्ष का जो विलोम बनता है वो आपका आकर्ष बनता है। ठीक है, क्या बनता है? आकर्ष बनता है। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? यहाँ पर 16 का जवाब देना है और 16 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी से हो जाएगा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये कह सकते थे। और कुछ पॉइंट और भी होते हैं कि ये जो पत्रिका थी एक साहित्यिक पत्रिका थी जो कि भारतीय युग की पत्रिका थी। इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से आरंभ हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ? नई कविता, और नई कविता पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ ये कह सकते हैं आपकी इलाहाबाद से हुआ था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इलाहाबाद से। और ये जो पत्रिका थी ये आपकी अर्धवार्षिकी पत्रिका आपकी थी। ठीक है, अर्धवार्षिक पत्रिका थी। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है अयोग्यवाह कहा जाता है। अयोग्यवाह किसे कहते हैं? चलिए अयोग्यवाह हमने कई बार आपको बताया है। अयोग्यवाह, तो अयोग्यवाह वो होते हैं जिनका हम लोग ना ही स्वर में रखते हैं इनको ना ही व्यंजन में, मतलब इनकी गिनती ना हम स्वर में करते हैं ना ही व्यंजन में करते हैं, लेकिन लिखने में प्रयोग जरूर करते हैं। ये आपके जो होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कौन से? तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है विसर्ग। ठीक है, विसर्ग आपका है तो ये कह सकते हैं आपका अयोग्यवाह कहा जाते हैं। 2 होते हैं आपके अयोग्यवाह। कौन आपके? तो एक होता है अंक और एक होता है आपका आहा। जो अंक होता है इसे हम लोग अनुस्वार बोलते हैं और जो आहा होता है इसे हम लोग विसर्ग बोलते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये ना ही स्वर होते हैं ना ही आपके व्यंजन होते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। काफी अच्छा प्रश्न आपका है कि वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा 25 सेंटीमीटर, है ना? तो ऑप्शन के अनुसार अगर आप देख ले रहे हैं तो जवाब यहां पर जिसका आ रहा है कौन सा? 3rd नंबर 12 इंच। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 12 इंच होनी चाहिए। आपने पटरी देखा है ना, 12 इंच वाली पटरी वही होती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि तोड़ने की होगे मठ और गढ़ सब किसकी पत्नी है? किसकी पंक्ति है? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये जो पंक्ति हो किसकी है? तो यहां पर 20 का जवाब क्या हो जाएगा? 20 का जवाब देना है आपको और 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा? बी नंबर। ये जो पंक्ति है ये आपकी किसकी है? आपकी मुक्तिबोध की है। किसकी है पंक्ति? तो आपके मुक्तिबोध की है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? चलिए बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है?
और जवाब बिल्कुल सभी का सही आना चाहिए, बुढ़ापा, अर्थात ये भाव को प्रतीत कर रहा है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है उपकूल में कौन सा समास है, उपकूल में कौन सा समास है। तो यहां पर देख सकते हैं कौन सा वर्ड लगा है, उप। और मेरे भाई जब उप लगा होता है वो आपका अव्यय होता है, वही यहां पर कह सकते हैं कि वो मेन होता है। तो इस प्रकार से ये जो आपका हो जाएगा कौन सा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उपकूल में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, और जो अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें प्रत्यय बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रत्यय बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग की बात किया है, और उपसर्ग यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका दिया गया है कौन सा, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना है आपको। यहां पर देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही है। यहां पर जो अपनापन है ना, तो यहां पर पन शब्द जो आपका है ये प्रत्यय है मेरे भाई, ये प्रत्यय है, लेकिन उप शब्द जो है वो आपका उपसर्ग है। तो यहां पर उपसर्ग पूछा है तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, उपकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है औंधी खोपड़ी मोहरे का अर्थ बताइए। औंधी खोपड़ी बोला जाता है ना, औंधी खोपड़ी, तो औंधी खोपड़ी मोहरे का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना मूर्ख होता है। क्या होता है, मूर्ख होता है। ऑप्शन राइट आपका थर्ड हो जाएगा, मूर्ख। अगला प्रश्न दिया गया है त्यागपत्र उपन्यास के, यहां पर जो उपन्यास है इसके उपन्यासकार पूछा है त्यागपत्र। त्यागपत्र यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहां पर जो आपके जैनेन्द्र। ठीक है, त्यागपत्र उपन्यास के जो उपन्यासकार हैं वो आपके जैनेन्द्र हैं। और याद रखिए ये तीसरी औपन्यासिक कृति है जिसका प्रकाशन 1937 में किया गया था, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहां पर देख रहा है, कह रहा उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास, तो ये भी नहीं हो, उसने मुझे पास आने को कहा। देखो याद रखना को शब्द का प्रयोग होता है। 7 का ऑप्शन राइट आपका यहां पर आपका थर्ड हो जाएगा, उसने मुझे पास आने को कहा। ठीक है, अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। 8 का जवाब दीजिए। यहां पर जो आपका विशेष लिखा है, विशेष, वो बिल्कुल सही आ रहा है जवाब, परेशान मत होइए, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, विशेष इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कह रहा आपसे चौराहा शब्द में कौन सा समास है। चौराहा शब्द में देखो यहां पर बोलने से संख्या लग रहा है, चौराहा अर्थात 4 राहें, मतलब देखो चौराहा उसे बोलते हैं एक सड़क इधर से हो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर, चारों जब होती है इसे चौराहा बोलते हैं। तो 4 राहों का जो समाहार होता है उसे हम चौराहा बोलते हैं, जो कि संख्यावाची है, और संख्यावाची होता है वो आपका द्विगु समास होता है। तो यहां पर जिसका जवाब थर्ड है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पर दिया है कि बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्य के लिए शब्द होगा। बिना पढ़ा हुआ, और भाई बिना पढ़ा हुआ जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिना पढ़ा हुआ। सभी का जवाब यहां पर सही आना चाहिए, काफी बच्चों के जवाब गलत आ रहे हैं। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए होता है अपठित। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, अपठित बोलते हैं। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है। तो देखो वर्णों की बात क्या है, एक वर्ण ये है, एक वर्ण है, दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा, शब्द बनेगा। ठीक है, अब यहां पर वर्ण समूह बोलोगे तो वर्ण समूह में तो बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर हम लोग का खा जोड़ेंगे तो कोई अर्थ निकलेगा नहीं, निकलेगा ना। लेकिन एक या दो शब्दों को जो मिलाते हैं तो उससे शब्द निकलता है। तो यहां पर हम लोग जवाब क्या बोलेंगे, इसका जवाब क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे, याद रखिएगा। वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे हम लोग शब्द बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से, हमने आपको पत्रकारिता में बताया था औपचारिक अनौपचारिक, है ना। तो वही जो है आपसी व्यवहार के लिए जो प्रयोग करते हैं वो अनौपचारिक का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं साथियों, अनौपचारिक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, अनौपचारिक। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है।
तो इसका जवाब तो आप सही दे देंगे, लेकिन क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। क्या कंफ्यूज करता है, आज इस पर हमको सॉल्व करना है। तो याद रखिए कि हिंदी पत्रिका के संबंध जो आपका है वो आपकी इलाहाबाद से है, और आपकी जो आपका है वो हिंदी प्रदीप है। ठीक है, जो इलाहाबाद से संबंधित पत्रिका वो आपकी कौन सी है, हिंदी प्रदीप है। अब यहां पर याद रखिए 2 पॉइंट कि हिंदी पत्रिका का विमोचन किसने किया था, किसने विमोचन। तो विमोचन में आप जवाब देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और अगर ये पूछे कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, संपादक, तो संपादक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपने करंट अफेयर में सुना होगा कि इस पुस्तक का विमोचन आपके नरेंद्र मोदी जी ने किया है ना, लेकिन लिखा तो किसी दूसरे ने होता है। उसी प्रकार से है कि हिंदी प्रदीप का जो विमोचन किया था वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लेकिन संपादक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट हैं। ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, कॉपी लेकर बैठा करिए, जो नया पॉइंट हो आप नोट कर लिया करिए, हवा में मत उड़ा करिए। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, अमात्रिक मतलब कि बिना मात्रा के। तो बिल्कुल सिंपल सा है, छोटा सा बच्चा होगा वो भी जवाब बता देगा। अमात्रिक यहां पर देख सकते हैं, अमात्रिक 2 वर्णों के होते हैं, 3 वर्णों के भी होते हैं, है ना। तो यहां पर देखो किसमें मात्रा नहीं है, तो आपके डी नंबर कलरव, कलरव में कोई भी मात्रा नहीं है, अर्थात आपका अमात्रिक हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके 2 वर्णों के भी होते हैं, 3 वर्णों के भी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहां पर आपको एक पॉइंट मिल रहा है बार बार, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, अर्थात यहां पर आपके ता वर्ण की आवृत्ति, हम क्या बोल रहे हैं, वर्ण बोल रहे हैं आपको। ठीक है, वर्ण की जब आवृत्ति होती है बार बार, तो ता वर्ण की जो आवृत्ति हो रही है, अर्थात आपका जवाब क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पराधीन सपने सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है। पराधीन सपने सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है। तो 16 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहां पर डी नंबर। ये पंक्ति आपकी तुलसीदास जी की है। इन्होंने कहा है इस पत्रिका के माध्यम से कि जो व्यक्ति स्वाधीन नहीं है वह स्वजनों में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन पराधीन वास्तव में अत्यंत कष्टदायक होता है। ये पंक्तियों में इन्होंने कहा है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। यहां पर कौन सा क्रिया विशेषण है, थोड़ा शब्द में आपने प्रैक्टिस सेट कई लगाए होंगे और हमने आपको पढ़ाया भी होगा, जवाब बिल्कुल सही देंगे आप लोग। उम्मीद आपसे यही है कि आप लोग डेली का डेली कुछ नया सीखें। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 17 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक। अगला प्रश्न दिया गया है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताइए। कपटी मित्र, और कपटी मित्र मतलब होता है कि जो आपके बिल्कुल पास में रहे, अर्थात आस्तीन का सांप बोलते हैं उसे, आस्तीन का सांप बोलते हैं कपटी मित्र को। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए क्या बोलते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं, और जो इंद्रियों को जीत लेता है उसे हम लोग जितेंद्रीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जितेंद्रीय बोलते हैं। ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, पवन का संधि विच्छेद बताइए। पवन का संधि विच्छेद आपका क्या बनेगा। तो यहां पर आपका जवाब देना है, पवन का संधि विच्छेद क्या बनेगा। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, सभी के जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। और यहां पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, बी नंबर, पो धन अन हो जाएगा, पो धन अन हो जाएगा। ये आपकी अयादी संधि है। ठीक है, और हमने कुछ पॉइंट बताया था कि बिल्कुल सिंपल से जब वर्ड लिखा हो वो आपकी अयादी संधि में ही मिलेगा, जैसे पवन है। ठीक है, और भी ऐसी चीजें होती हैं वो आपकी इसी में, पावन हो गया, पवन हो गया, ये वर्ड इसी में आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। कभी कभी इस पॉइंट को भी गौर कर लिया करिए, नहीं शब्द को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो घोड़ा होता है, घोटक होता है, और यहाँ पर घाय होता है, लेकिन कटक नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कटक नहीं होता है। तो बताना है कि कटक किसका पर्यायवाची होता है। कटक किसका होता है, तो कटक होता है फौज का। आपने नाम सुना है, फौज, सेना, पलटन, लश्कर, चतुरंगिनी, ऐसे नाम सुना है, यह आपकी सेना का होता है। तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला है, समास का अर्थ बताइए। समास का अर्थ बताना है और सभी लोग जवाब साथ देंगे। समास, समास का मतलब होता है, क्या बोलेंगे इसे, संक्षेप बोलेंगे, संक्षेप बोलेंगे। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको जवाब देते रहना है। कह रहा आपसे कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है।
भाषाई कौशल, और भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आएगा? तो देखिए इसमें से सुनना, बोलना, लिखना तो आता है, लेकिन हंसना इसमें से नहीं आता है। ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम आपको लगभग प्रैक्टिस सेट में प्रश्न मिलता है और एग्जामों में भी मिलता है आपका। तो हिंदी दिवस आपको कब मनाते हैं? और अभी अभी आप लोग मना भी चुके हैं 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि संविधान ने 14 सितंबर 1949 को यहाँ पर हिंदी को एक्सेप्ट किया था। ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि काव्य शिक्षण का उद्देश्य, काव्य शिक्षण जो होता है, काव्य की जो शिक्षा लेते हैं वो किस उद्देश्य से लेते हैं? तो याद रखिए, रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। ठीक है, किसमें? तो रसानुभूति और आनंदभूत कराना, ये काव्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहां पर देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सही पॉइंट आपका लिख गया है। कह रहा है राम जाता है, तो इसमें तो आपका है नहीं है। मेरी गाय काली है, मेरी गाय काली शब्द देखो आपका क्या आ गया? विशेषण। तो काला, गोरा ये शब्द आपका होता है विशेषण होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण और कारक हमने आपको बताया कि पढ़ लीजिए अधिकरण। तो यहाँ पर आपका अधिकरण कारक जो प्रयोग हुआ है वो आपका है अधिकरण में पर होता है। तो यहाँ पर दिया है वाहनारूढ़, वाहन में रूढ़, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? और रसराज की बात करें तो यहां पर सर्वश्रेष्ठ रस जो होता है वो आपका श्रृंगार रस होता है। कौन सा? श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। ठीक है, रसों का राजा इसे ही कहा जाता है। अगला प्रश्न यहां पर दिया है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद। और यह भी प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है कि घनानंद जो आपके हैं वो किस युग के कवि हैं? यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, ये आपके रीत काल के कवि हैं। कौन से युग के हैं? तो रीत काल के कवि हैं घनानंद। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द, शुद्धवर्तनी की अगर बात करें आशीर्वाद, तो आशीर्वाद जो लिखा जाएगा किस प्रकार से? तो आशीर्वाद आपका जो लिखा जाएगा किस प्रकार से? तो आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को, यहां पर देखो को का प्रयोग जो होता है वो किस में होता है? तो आपने प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय करण से, है ना, तृतीय कर्म, अर्थात यहां पर कर्म। ठीक है, को शब्द आपका कर्म कारक में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुनर्जन्म शब्द का सही विच्छेद, पुनर्जन्म। और पुनर्जन्म शायद आपको पहले भी वीडियो मिल चुका है। रा को हटाएंगे और विसर्ग लगा के प्लस लगा के आंसर बता देंगे। यहां पर पुनर्जन्म आपका क्या हो जाएगा? पुनः जन्म होता है। कौन सा? ऑप्शन थर्ड, पुनः जन्म हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? और शोक यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सेकंड, करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक होता है। ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, भूल मत जाना। सरल चीज को सोचो कि ये तो आती हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन करना आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, कितना भी पढ़ लो वो कम है, ये समझिए। जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती तो समझिए कि हम बिल्कुल से कमजोर हैं। लेकिन अपना मनोबल डाउन मत करिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। अपने मनोबल को बिल्कुल उज्जवल रखिए। तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा में यहाँ पर कुल टोटल की बात कर दिया है। देखो, घुमाने की बात किया है। यहाँ पर जो दोहा होता है वो विषम मात्रिक छंद होता है, 13 और 11 का पेयर होता है, और इनको जोड़ेंगे तो आपको बनेगा कितना? 24 बनेंगे। इस कारण से यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, 24 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलते हैं कुलीन। क्या बोलते हैं? उसे कुलीन बोलते हैं। ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दाता का स्त्रीलिंग बताइए। दाता का स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर दाता का स्त्रीलिंग आपका याद रखिए त्रा बन जाता है, और त्रा में अगर मात्रा चढ़ा देंगे कौन सी? आपकी यहाँ पर बड़ी की मात्रा, तो आपका बनेगा डी नंबर, दात्री। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न है लड़का पेड़ से गिरा।
देखिए लड़का अगर पेड़ से गिरता है तो ये बताना है कि उससे अलग होगा कि नहीं होगा, पेड़ से अलग होगा कि नहीं होगा, और अलग होता तो वहां पर से शब्द आपको मिल ही गया है, और से शब्द आपको होता है जो अलग में अपादान होता है, ये आपको पिछले वीडियो में भी देखने को मिला था। अगला है पापी में कौन सा विशेषण है, पापी, पापी पाप अर्थात ये इसका गुण है, और गुण होता है उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण बोलते हैं, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीजक किसकी रचना है, बीजक किसकी रचना है, और बीजक जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी है, जवाब दीजिए 19 नंबर का। और बीजक यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका थर्ड, ये आपकी कबीरदास जी की रचना है, जिसमें साखी शबद रवैनी इसी के अंतर्गत आपकी हो जाती हैं। अगला प्रश्न आपका है किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला, किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला के लिए हम लोग शब्द जो प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, जो किसी बात का गुण रहस्य जानता है उसे हम लोग मर्मज्ञ अर्थात जिसे ज्ञान होता है उसे मर्मज्ञ बोल देंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।